गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं डॉक्टर हेमलता आकोतिया गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज चोमू से। बच्चों, हम एमए फाइनल का भारत में लोक प्रशासन पेपर पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको लोक प्रशासन पर संसदीय एवं न्यायिक नियंत्रण के बारे में बताया है। इस वीडियो में हम बात करेंगे लोक प्रशासन पर कार्यपालिका के नियंत्रण की। शासन के अंगों में कार्यपालिका एक महत्वपूर्ण अंग है जो कानूनों के क्रियान्वयन तथा कल्याणकारी नीतियों के निर्माण एवं निष्पादन के लिए उत्तरदायी होता है। संसदीय लोकतंत्र में, जैसे भारत में है, कार्यपालिका के दो स्वरूप होते हैं। एक नाम मात्र की कार्यपालिका होती है जो कि औपचारिक प्रमुख होता है राष्ट्रपति। दूसरी होती है वास्तविक कार्यपालिका जो कि हमारे प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद होती है, जिसे वास्तविक कार्यपालिका भी कहते हैं। संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिपरिषद ही सर्वोच्च शक्ति संपन्न कार्यपालिका होती है जो अधीनस्थ कार्मिकों यानी लोक सेवकों पर नियंत्रण स्थापित करती है। एक प्रकार से कर्मचारी तंत्र कार्यपालिका का ही अधीनस्थ भाग है जिस पर उच्च स्तरीय कार्यपालिका नियंत्रण करती है। संसदीय नियंत्रण तथा न्यायिक नियंत्रण के साथ साथ कार्यपालिका नियंत्रण लोक प्रशासन के कार्यकारण को अत्यधिक प्रभावित करता है। यदि ये कहा जाए कि कार्यपालिका द्वारा किया जाने वाला नियंत्रण सर्वाधिक प्रभावशाली सिद्ध हो सकता है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। कार्यपालिका नियंत्रण के कुछ साधन हैं जिनके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। वो पहला साधन है नीति निर्माण। शासन व्यवस्था को भलीभांति से संचालित करने, संवैधानिक लक्ष्यों की प्राप्ति करने तथा संबंधित राजनीतिक दल की घोषणाओं को यथार्थ रूप देने के लिए विभिन्न प्रकार की नीतियाँ बनाई जाती है। मंत्रिपरिषद द्वारा निरूपित तथा स्वीकृत ये नीतियाँ विभिन्न विषयों से संबंधित होती है जो प्रशासन तंत्र के कार्यकारण को निर्धारित करती है। कोई भी प्रशासनिक अधिकारी या कर्मचारी इन नीतियों का उल्लंघन नहीं कर सकता। लोक प्रशासन द्वारा संचालित होने वाली अधिसंख्यक कल्याणकारी एवं विकासपरक कार्यक्रम तथा योजनाएं सरकार की नीतियों के अनुसरण में ही निर्मित की जाती है। इस प्रकार प्रशासन पर नियंत्रण स्थापित करने में सरकार की नीतियां प्रमुख साधन सिद्ध होती है। अगला जो पॉइंट है या साधन है जिस पर हम बात करेंगे वह है नियम निर्माण तथा अध्यादेश। यद्यपि कानून निर्माण तथा स्वीकृति का मुख्य दायित्व व्यवस्थापिका के कंधों पर होता है, तथापि कानून का प्रारूप कार्यपालिका द्वारा निर्मित किया जाता है। व्यवस्थापिका द्वारा पारित कानून एक स्थूल प्रारूप होता है जिसे यथार्थ में क्रियान्वित करने के लिए अनेक प्रकार के नियम, विनियम, प्रक्रियाएं कार्यपालिका द्वारा निर्धारित की जाती है। इसे प्रत्यायोजित विधान कहा जाता है। यही नियम तथा विनियम प्रशासनिक तंत्र की सीमाएं निश्चित करते हैं तथा उच्च स्तरीय कार्यपालिका को नियंत्रण का आधार प्रदान करते हैं। जब संसद का तंत्र न चल रहा हो तो तथा किसी आवश्यक कानूनी प्रावधान की तत्काल आवश्यकता हो तो ऐसी स्थिति में अध्यादेश जारी किया जाता है। इन अध्यादेशों एवं नियमों के द्वारा लोक प्रशासन के उत्तरदायित्व निर्धारित होते हैं। तीसरा है साधन, वह है बजट निर्माण। बजट आधुनिक प्रशासनिक संस्थाओं की प्राणवायु होती है। बजट का निर्माण प्रत्येक प्रशासनिक संगठन के द्वारा किया जाता है, किंतु इसका अंतिम प्रारूप वित्तीय कार्यप्रणाली तथा आर्थिक नीतियाँ मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृत होती है। मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृत बजट ही व्यवस्थापिका में प्रस्तुत किया जाता है जो प्रायः उसी स्वरूप में पारित भी हो जाता है। बजट में आय व्यय अनुमानों में वृद्धि,
कमी, योजनाओं की शुरुआत, नए पदों का सृजन तथा अन्य प्रभावकारी प्रावधान कार्यपालिका द्वारा ही किए जाते हैं। व्यवस्थापिका द्वारा स्वीकृत बजट को क्रियान्वित कराने तथा वित्तीय तंत्र पर दिन प्रतिदिन का नियंत्रण रखने के लिए मंत्रालयों के मंत्री महोदय ही उत्तरदायी होते हैं। कोई भी प्रशासनिक अधिकारी इस प्रकार का व्यय नहीं कर सकता जो स्वीकृत बजट अनुमानों के बाहर हो। अगला जो साधन है नियुक्ति तथा निष्कासन। भारत के संविधान के अनुच्छेद 310(1) के अनुसार संघ तथा राज्यों के लोक सेवक राष्ट्रपति या राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ही पद धारण करते हैं, अर्थात लोक सेवकों की नियुक्ति एवं निष्कासन में कार्यपालिका को अंतिम शक्ति प्राप्त होती है। यद्यपि राष्ट्रपति या राज्यपाल अपनी इच्छा से किसी भी कार्मिक को बिना वजह निष्कासित नहीं करते हैं, क्योंकि संविधान लोक सेवकों को संरक्षण प्रदान करता है। जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि संसदीय लोकतंत्र में राष्ट्रपति तथा राज्यपाल नाम मात्र की कार्यपालिका है, जो वास्तविक कार्यपालिका अर्थात मंत्रिपरिषद के परामर्श के अनुसार कार्य करती है। इस प्रकार मंत्रिपरिषद को यह अधिकार है कि वह लोक पदों पर अपनी इच्छानुसार नियुक्तियां, पद स्थापन तथा अन्य प्रावधान कर सकती है। कार्मिक प्रशासन से संबंधित भर्ती, प्रशिक्षण, स्थानांतरण, पदोन्नति, वेतन तथा पेंशन इत्यादि प्रावधान मंत्रिपरिषद की इच्छा से प्रभावित होते हैं। अतः इस माध्यम से कार्यपालिका लोक प्रशासन पर नियंत्रण स्थापित कर सकती है। जो नेक्स्ट साधन है या अगला साधन है वह है लोक सेवा आचार संहिता। लोक प्रशासन के विभिन्न संगठनों में कार्यरत लोक सेवकों या सरकारी कर्मचारियों के लिए एक आचरण संहिता होती है, जिसमें लोक सेवकों के व्यवहार तथा कार्यप्रणाली को अनुशासित, प्रतिबद्ध और जवाबदेह बनाने के लिए कुछ प्रावधान किए जाते हैं। इस आचार संहिता का उल्लंघन करना अमान्य होता है तथा संबंधित कार्मिक को निर्धारित दंडनीय कार्रवाई का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार लोक सेवकों को नियंत्रित करने में आचार संहिता एक साधन का कार्य करती है। अगला जो साधन है वह है कर्मचारी संघों से सहयोग। लोक सेवकों की विभिन्न विभागीय पद स्थिति, तकनीकी योजनाओं तथा कार्य प्रकृति के आधार पर अनेक संघ या समूह बने हुए होते हैं। ये कार्मिक संघ अपने सदस्यों के विकास एवं कल्याण के प्रति समर्पित होते हैं। इन कार्मिक संघों को मान्यता देना तथा पंजीकृत करना सरकार के अधीन है। कार्यपालिका द्वारा इन कार्मिक संघों से समय समय पर परामर्श तथा वार्ता की जाती है। चूँकि वे कार्मिक संघ संबंधित वर्ग के लोक सेवकों की भावनाओं के प्रतिनिधित्व करते हैं, अतः इन संघों के द्वारा कार्मिकों को नियंत्रित भी कराया जा सकता है। बहुत से व्यावसायिक या पेशेवर संघों की तो पेशेवर आचार संहिता भी होती है, जो संबंधित संघ के सदस्यों को नियंत्रित करती है। अगला जो शासन है वह है लोकमत से अपील। लोकतंत्र में जनता ही संप्रभु होती है, क्योंकि शासन की डोर अंततः आम व्यक्ति के हाथ में आ जाती है। सरकार के कार्यक्रम, नीतियों तथा लोक प्रशासन की कार्यप्रणाली के आधार पर जनमत प्रभावित रहता है। प्रशासनिक तंत्र की व्याप्त व्याधियों से निपटने के लिए
कार्यपालिका के द्वारा आम जनता से अनेक प्रकार की अपीलें की जाती हैं। ये अपीलें व्यापक रूप से सामाजिक व्यवहार को प्रभावित करती हैं तथा निरंकुश नौकरशाही की मनोमस्तिष्क में भय व्याप्त करती है। कार्यपालिका द्वारा प्रशासन पर नियंत्रण स्थापित करने के अन्य कई साधन और भी हैं। विभागीय मंत्रियों द्वारा अधिकारियों से वार्ता, परिपत्र, गोष्ठी, आकस्मिक दौरा तथा निरीक्षण इत्यादि भी प्रभावी भूमिका निभाते हैं। प्रशासनिक कार्मिकों के कार्यकरण पर नियंत्रण करने तथा सच्चरित्रता की स्थापना के लिए लोकायुक्त, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, केंद्रीय सतर्कता आयोग, प्रधानमंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, जन शिकायत निवारण विभाग तथा लेखा परीक्षण इत्यादि आंतरिक नियंत्रण प्रणालियां भी कार्यरत हैं। स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे कार्यपालिका नियंत्रण की कमियों या सीमाओं की। जिस प्रकार लोक प्रशासन पर संसदीय तथा न्यायिक नियंत्रण की कई सारी सीमाएं हैं, उसी प्रकार कार्यपालिका द्वारा होने वाला नियंत्रण भी कई प्रकार की कमियों से युक्त है, जिन्हें हम वर्णित करते हैं। इसमें पहला है राजनीतिक कार्यपालिका की कार्यप्रणाली नौकरशाही पर निर्भर रहती है। ऐसी स्थिति में सचिवालयी व्यवस्था नीति, विधान तथा कार्यक्रम निर्माण के माध्यम से कार्यपालिका पर अपना प्रभाव स्थापित कर लेती है। प्रशासनिक कानूनों एवं प्रक्रियाओं की जटिलता को मंत्रीगण बहुत लंबे अनुभव के पश्चात ही समझ सकते हैं। नेक्स्ट है नौकरशाही के कठोर नियंत्रण तथा कार्य प्रक्रिया सहजता व सरलता से समसामयिक परिस्थितियों के अनुरूप परिवर्तित नहीं की जा सकती। लॉर्ड हीवर्ट के अनुसार नौकरशाही एक नवीन निरंकुशता के रूप में जड़ें जमा रही हैं। वस्तु स्थिति यह है कि विकसित एवं विकासशील लोकतांत्रिक या तानाशाही सभी प्रकार की शासन व्यवस्थाओं में नौकरशाही अकल्पनीय बनी हुई है। तीसरी जो कमी है वह है राजनीतिक अस्थिरता के दौर में स्वाभाविक रूप से कार्यपालिका का लोक प्रशासन पर नियंत्रण कम होता जा रहा है तथा लोक सेवकों की हठधर्मिता प्रशासन पर हावी होती जा रही है। नेक्स्ट जो कमी है वह है राजनीतिक संकीर्णता तथा स्वार्थ से अभिभूत कार्यप्रणाली के कारण मंत्री, सचिव तथा अपराधियों का एक ऐसा त्रिशंकु बन जाता है जो न केवल संपूर्ण नियंत्रण प्रणाली को छिन्न भिन्न करता है बल्कि राजनीतिक एवं सामाजिक ढांचे को भी ध्वस्त कर देता है। भारत में राजनेताओं, प्रशासनिक अधिकारियों तथा अपराधियों का एक सुसंगठित जाल देश भर में फैला हुआ है, जिसे बोहरा कमेटी ने स्पष्टतः वर्णित किया है। अगली जो कमी है वो है वोटों की राजनीति। जातीय समीकरणों, दबाव समूहों, कर्मचारी संगठनों, सामाजिक कुरीतियों, क्षेत्रीय भावनाओं, लिंग भेद, स्पष्ट उत्तरदायित्व का अभाव, पारदर्शिता की कमी, राष्ट्रीय भावना की कमी तथा जन चेतना की कमी इत्यादि के कारण कार्यपालिका का नियंत्रण अल्प प्रभावी होता जा रहा है। कार्यपालिका के द्वारा लोक प्रशासन पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए अनेक सीमाएं तथा कमियां हो सकती है, किंतु निष्पक्ष एवं संवेदनशील कार्यपालिका प्रभावी भूमिका निभाने में सक्षम अवश्य है। नियंत्रण के मैंने आपको 3 सिद्धांतों को मोटे रूप में हमें वर्णित किया है: व्यवस्थापिक संसदीय नियंत्रण, न्यायिक नियंत्रण तथा कार्यपालिका नियंत्रण। इसके अलावा लोक सेवकों पर नियंत्रण के कई और साधन भी है, जिसमें आंतरिक नियंत्रण है, मीडिया है। वर्तमान समय में लोक प्रशासन पर नियंत्रण में मीडिया ने
अत्यंत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, या हम ये कह सकते हैं कि लोक प्रशासकों को नियंत्रण करने में मीडिया की भूमिका बढ़ती जा रही है। थैंक यू बच्चों।